मेरा नाम किरण है। 1 महीने पहले मेरा गांव से रिश्ता आया था। मेरे घर वाले मेरी शादी वहां पर करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा और शरीफ है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। भले ही वह गांव में रहता है, मगर नौकरी तो शहर में ही करता है। अगर बेटी को अपने मायके आने की ज़रूरत पड़ी तो वह आराम से आ सकती है। मेरे मम्मी पापा जब लड़के की फैमिली से मिले तो उन्हें लड़के की फैमिली बहुत पसंद आई थी। फिर फाइनली मेरी शादी भी हो गई। मैं जब अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली थी। मेरे पति 3 भाई थे और एक छोटी बहन थी। मेरी एक बड़ी जेठानी थी और एक छोटा देवर था। नंद और मेरे देवर की अभी शादी नहीं हुई थी। इस घर में सब लोगों का एक ही जगह खाना बनता था। मेरा पति बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार भी करता था। इस घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मेरा पति ही था, जो एक अच्छी नौकरी करता था। जबकि मेरा देवर तो बिल्कुल आवारा था, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आवारागर्दी करता रहता था। उसे इस घर में कोई रोकने वाला नहीं था। हर कोई यही कहता था कि वह सबसे छोटा होने की वजह से सबका लाडला है और सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर लाडला होने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम उस इंसान को बिगाड़ कर ही रख दें। मेरा देवर इतना भी छोटा नहीं था, हट्टा कट्टा जवान था। वह चाहता तो कोई नौकरी कर सकता था या फिर पढ़ाई लिखाई भी कर सकता था, मगर मेरे सास ससुर ने ना तो उसे कभी स्कूल भेजा था और ना ही वो उसे कुछ भी गलत करने से रोकते थे। मैं तो अपने देवर से कोई बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे जेठ गांव के ही एक सरकारी स्कूल में मामूली चपरासी की नौकरी किया करते थे और जो उन्हें पैसे मिलते थे वो अपने पिता के हाथ पर लाकर रख दिया करती थी। मेरी जेठानी बहुत परेशानी भरी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे जेठ अपनी पत्नी की पसंद नापसंद को कभी समझते ही नहीं थे। उन्हें तो बस इतना पता होता था कि जितने पैसे उन्हें कमाने हैं वो सारे ही पैसे उन्हें अपने पिता के हाथ पर रखने हैं, और वो ऐसा ही किया करते थे। इस वजह से मेरी जेठानी की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। यह तो मेरे ससुर जी को चाहिए था कि वह अपने बड़े बेटे की कमाई से थोड़े से पैसे निकाल कर उसे भी दे दें। आखिर उनका भी परिवार है, उनकी पत्नी है और उनका एक 4 साल का बेटा भी था। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। मेरे पति भी अपनी सैलरी के जितने पैसे लाता था अपने माता पिता के हाथ पर रखता था, लेकिन उनमें से थोड़े से पैसे पहले ही वो निकाल कर अपने पास रख लिया करता था ताकि मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मेरी नंद दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत ही शांत बिहेवियर की और समझदार लड़की थी। ससुर जी भी बस ठीक ठाक ही थे। वह ज़्यादातर अपनी पत्नी के कहने में ही रहते थे। एक दिन हम लोग रात का खाना खा रहे थे। मेरा देवर काफ़ी दिनों से रात को बहुत लेट आता था। मैंने कई बार अपने पति से अपने देवर की शिकायत भी की, क्योंकि रात के टाइम पर जब मेरा देवर दरवाज़ा बजाता तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। नींद से जागकर मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ता था। जब हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो अचानक हमें बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरे जेठ और मेरे पति दरवाजे पर देखने गए कि आखिर किस बात का शोर हो रहा है, तो पता चला कि मेरा देवर किसी से झगड़ा करके आया है। उसका झगड़ा इतना बड़ा हुआ था कि उसके सर से खून बह रहा था। मेरा पति और मेरे जेठ दोनों ही उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से उसकी ड्रेसिंग करवाई। फिर जब वो लोग घर आए तो उससे झगड़े की वजह पूछी थी। मेरे देवर के दोस्त से उसका झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि पीछे वाली गली में जो लड़की रहती है उसके भाई से झगड़ा हुआ था। उसके भाई ने ही ईंट उठाकर देवर के सर पर मारी थी, क्योंकि वो उसकी बहन को छीन रहा था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। एक दिन हम पर हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे देवर को मेरे सारे ही ससुराल वाले बच्चा समझते थे। वह अपनी मर्जी से शादी करके एक लड़की को हमारे घर ले आया। उसको इस तरह से अचानक शादी करते हुए देखकर सब लोग हैरान रह गए। हालांकि इस बात पर मेरे सास ससुर अपने बेटे से बहुत नाराज हुए थे कि उसने किसी को भी बिना बताए शादी कैसे कर ली। देवर ने कहा था कि अब यह मेरी पत्नी है और ये यहीं पर रहेगी। घर के सारे ही लोगों ने मेरे देवर की पत्नी को एक्सेप्ट तो कर लिया था, क्योंकि वह इस अनजान लड़की को कोर्ट मैरिज करने के बाद ही घर में लेकर आया था। इसीलिए अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जिस लड़की के साथ मेरे देवर ने शादी की थी वह किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी,
क्योंकि शक्ल से ही वो लड़की बड़ी चालाक और शातिर लग रही थी। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मेरे देवर को इस तरह शादी करते हुए शर्म नहीं आई, जबकि उसकी जवान बहन घर में बैठी हुई थी। धीरे धीरे मेरा देवर कुछ जिम्मेदार बनता गया और मेरे बड़े जेठ के साथ काम पर जाने लगा। इस तरह मेरी देवरानी, जिसको घर में पहले किसी ने पसंद नहीं किया था, धीरे धीरे वो मेरी सास की फेवरेट बन गई थी। बेटा तो वैसे भी उनका फेवरेट ही था। अब वो अपनी छोटी बहू के भी गुण गाने लगी थी। वो सबके सामने अच्छा बनने के लिए मीठी मीठी बातें किया करती थी। एक बात मुझे अपनी देवरानी की बड़ी ही अजीब लगती थी कि जब भी कोई उसके मायके वालों के बारे में उससे कोई सवाल करता था तो वह घबरा जाती थी। अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वह बात को बदल दिया करती थी। मगर उनसे हमेशा एक औरत मिलने आया करती थी। ये औरत बड़ी ही अजीब सी थी। मेरी देवरानी उसे अपनी दोस्त बताती थी। ये जब भी हमारे घर में आती तो हर किसी के कमरे में ताका झांकी करती थी। मेरा सिक्स सेंस कहता था कि ये औरत ठीक नहीं है। मैंने अपनी देवरानी की दोस्त के अंदर एक बात नोटिस की थी। अब ये पता नहीं मेरा वहम था या फिर किसी खतरे की निशानी थी। वो मेरी ननंद को बड़ी गौर से देखती थी। मैंने अपनी ननंद से कहा कि वह बहुत शातिर और चालाक लगती हैं, तुम उससे बचकर रहना। मेरी नंद कहने लगी कि जी भाभी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी नंद ऐसी ही थी। उनको जैसा समझाया जाता था वो आसानी से समझ जाती थी। वो बेचारी इतनी सिंपल और भोली थी कि किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। मेरी देवरानी बहुत चालाक थी। हमेशा उसे अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर उससे अपने काम करवाया करती थी। घर के हालात इसी तरह से चल रहे थे कि अचानक मेरे पति के ननिहाल में शादी आ गई। मेरे पति के माँ का घर शहर में था और वहाँ पर शादी में जाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस दिन हम लोग शादी में जाने वाले थे उस दिन अचानक मेरी नंद की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो घर पर ही रुक गई, हमारे साथ नहीं चल सकी। हम घर की बहुएं थी, हमारा शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। सुबह के टाइम हम लोग शहर जाने के लिए निकले थे। रात को जब शादी संपन्न हुई तो हम अपने घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही हम घर वापस आए तो हम सबके होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि मेरी ननंद घर में नहीं थी। वह घर से गायब हो चुकी थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। मैं भी अपनी नंद के लिए बहुत परेशान हो रही थी और हैरान भी हो रही थी कि आखिर मेरी ननंद कहाँ जा सकती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुख के इस मौके पर रही सही कसर मेरी देवरानी ने पूरी कर दी। हमारा गम बांटने या लोगों को तसल्ली देने के बजाय उसने मेरी मासूम नंद के करैक्टर पर कीचड़ उछाल दिया। वो सबसे यही कह रही थी कि वह जरूर किसी के साथ भाग गई होगी। मैंने अपनी देवरानी से कहा था कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए। तो मेरी देवरानी कहने लगी, भाभी शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार मधु को किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। मेरी देवरानी उसके कमरे से मोबाइल का सिम निकाल कर लाई। कहने लगी, यही वो सिम है जिससे वो लड़के से बात किया करती थी, और अब जब वो भागी है तो सिम कमरे में ही छोड़ कर गई है और अपना मोबाइल साथ ले गई है। मेरी सास तो देवरानी की बात सुनकर अपना सर पीटने लगी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं मधु को बदनाम नहीं होने दूंगी। मेरी नंद गलत नहीं थी और ना ही उसने कुछ गलत किया है। घर के सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, एक मैं ही थी जो उसकी तरफ से बोल रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं पुलिस में मधु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। तभी मेरी देवरानी ने सब लोगों के सामने कहा कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई तो इस तरह हम लोगों की और ज़्यादा बदनामी होगी। मैं मधु को तलाश करना चाहती थी, मगर सब लोगों ने मुझे मना कर दिया। मेरे पति ने तो ये तक कह दिया कि अगर तुमने मेरी बहन को तलाश करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। घर का माहौल बहुत बुरा हो चुका था। मधु को गायब हुए 1 महीना गुजर चुका था। इन सब के बीच एक अजीब बात यह थी कि मेरी देवरानी की दोस्त, जो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर आती रहती थी, जिस दिन से मेरी नंद गायब हुई थी उसने हमारे घर में कदम तक नहीं रखा था। ना जाने उसने हमारे घर आना क्यों बंद कर दिया था।
मेरा पति मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आया था। मैं अपने मायके तो आ गई थी, लेकिन वापस दूसरी बस में बैठकर खामोशी के साथ गांव वापस आ गई, क्योंकि मुझे किसी को भी नहीं बताना था कि मैं गांव वापस आ गई हूँ। इस दौरान मैं अपनी नंद को तलाश करना चाहती थी। क्या वो सच में किसी लड़के के साथ ही गायब हुई है या फिर उसे किसी ने घर से अगवा कर लिया है। मेरी नंद की गिनी चुनी 2 या 3 ही दोस्त थी और उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद ही खामोशी के साथ पुलिस में अपनी नंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चली गई थी। लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वहां पर मेरी मुलाकात मेरे एक कॉलेज में पढ़ने वाले पुराने दोस्त के साथ हुई। वह हमारे गांव के थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी ननद को ढूंढने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। इस तरह पुलिस की पूरी टीम मेरी नंद को तलाश करने में लग गई और मेरे ससुराल में कोई भी नहीं जानता था कि मैं अपने मायके में नहीं बल्कि इसी गांव में छुपी हुई हूँ। 2 दिन गुजर गए थे जब पुलिस के खबरियों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी नंद को हमारे ही गांव में बने एक कोठे पर देखा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे कोठी के 2-3 आदमियों का फोटो दिखाया था जो कुछ आरोप की वजह से अपनी थोड़ी बहुत सजा जेल में काट चुके थे। उनका रिकॉर्ड पहले से ही पुलिस के पास था। इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानी थी, मगर एक लड़का ऐसा था जिसको मैं पहचान गई थी। वह मेरे देवर का दोस्त था। इसको मैंने कई बार देखा था। जब मेरे देवर के सर में चोट लगी थी तो यह लड़का मेरे देवर से हमारे घर पर मिलने के लिए आया था। लेकिन ये सोचकर मेरे होश उड़ गए थे कि क्या मधु को कोठे पर भेजने में मेरे देवर का हाथ है। पुलिस ने कोठे पर छापा मारने के लिए मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि मैं वहां चलकर अपनी नंद को पहचान सकूं, क्योंकि कोठे पर तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं। मैं जैसे ही पुलिस के साथ वहां पर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर पुलिस ने छापा मारने के दौरान जिन लोगों को अरेस्ट किया था वहां पर उनमें से एक औरत वो भी मौजूद थी जो मेरी देवरानी की दोस्त थी, और मेरी ननद भी मुझे उसी कोठे पर मिल गई। पुलिस वालों ने इन सब को अरेस्ट करने के बाद उनकी खूब धुलाई की थी। मेरी नंद ने अपना बयान पुलिस को दे दिया और कहा कि इन लोगों ने उसे घर से किडनैप किया था। इस तरह मेरी नंद के आरोपियों को तो सजा मिल गई थी, लेकिन असल आरोपी तो हमारे घर में छुपे बैठे थे। मेरी नंद ने बताया था कि उसको घर से गायब करवाने में उसके भाई और भाभी का हाथ है। दरअसल मेरा देवर शुरू से ही बहुत बिगड़ा हुआ था और उसे कोठे पर जाने का बहुत शौक था। उसे मेरी देवरानी पसंद आ गई थी और मेरी देवरानी को भी मेरा देवर पसंद आ गया था। घर में किसी को भी शक ना हो जाए कि मेरी देवरानी कोठे से आई हुई है, इसीलिए मेरी देवरानी ने सबका दिल जीत लिया। वैसे भी वो मर्दों का दिल लुभाने में बहुत माहिर थी, इसीलिए मेरे ससुर, मेरा पति और मेरे जेठ हर कोई उसकी भाषा बोलता था और मेरी सास भी उसके जैसी ही हो गई थी। मेरी देवरानी अपने ससुराल में अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो औरत जिसको मेरी देवरानी अपनी सहेली बताती थी वो उसकी सहेली नहीं बल्कि इस कोठे की बाई थी और मेरी देवरानी की बहन भी थी। वो हमारे घर पर इसीलिए आती थी ताकि उसकी बहन वापस कोठे पर आ जाए और अपना धंधा करना शुरू कर दे, क्योंकि मेरी देवरानी कोठे की शान थी और उसके ना होने की वजह से कस्टमर आना भी बंद हो गए थे। फिर जब उसकी बहन की नज़र मेरी नंद पर पड़ी तो उसने मेरी देवरानी से कहा था कि अगर तुम नहीं जा सकती तो तुम अपनी नंद को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि वह कुंवारी भी है और बहुत खूबसूरत भी। उसके हमें अच्छे दाम मिलेंगे। इन दोनों बहनों ने मिलकर प्लान बनाया था और इस तरह जब हम लोग शादी में चले गए तो अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरी नंद को घर से ही किडनैप करवा लिया था और सबके दिल में यही यकीन डाल दिया कि मेरी नंद किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। मेरी नंद ने अपने भाई और भाभी के खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद मेरे देवर देवरानी ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया और उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी थी। ये हादसा हो जाने के बाद मेरी नंद अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई थी, मगर फिर हम लोगों ने उसे तसल्ली दिलाई कि हम तुम्हारी शादी अच्छे परिवार में करेंगे। मेरे ससुराल वाले आज भी इस बात पर शर्मिंदा होते हैं कि जिस लाडले बेटे को उन्होंने इतनी छूट दी थी उसी लाडले बेटे ने अपनी ही सगी बहन के साथ इतना गलत किया था। मेरी देवरानी तो थी ही एक बाजारू औरत, मगर मेरा देवर तो ये समझ सकता था कि उसकी बहन कितनी मासूम है। मेरा देवर सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा और तो और
अपनी पत्नी का साथ भी देता रहा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।